नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों अपन जो रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2020-21 की ऑल 133 बारे में पूछी गई मैथ्स के सवाल की सीरीज कर रहे थे, जिसका ये पार्ट 4 रहेगा। इससे पहले 3 पार्ट कवर हो चुके हैं, जिसमें आपके 28 दिसंबर की 2 शिफ्ट थी और 29 दिसंबर की पहली पारी थी। इस वीडियो में 29 दिसंबर की सेकेंड शिफ्ट में पूछी गई टोटल 30 मैथ्स के सवाल का एग्जैक्ट ट्रिकी सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, जो आने वाले ग्रुप डी और एनटीपीसी CBT2 एग्जाम्स के लिए काफी फायदेमंद वीडियो रहने वाला है। इसकी पीडीएफ फाइल आज आपको मिल जाएगी। टोटल 40 पार्ट की पीडीएफ फाइल मिलने वाली है, यानी 40 जो शिफ्ट हैं, वैसे 133 शिफ्ट में हुआ था, तो ये आपको पार्ट वाइज मिलेगी। ये पार्ट फर्स्ट के तहत जो आपको 40 शिफ्ट की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। इसके बाद आपको 2 और पीडीएफ फाइल अवेलेबल कराई जाएगी, जिससे आपकी 133 शिफ्ट की फाइल है वो कवर हो जाएगी। इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, वहाँ पर मैं इसको अपडेट कर दूंगा, उसको एडिट कर दिया है। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो इस शिफ्ट में पूछे गए मैथ्स के सवाल हल करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, अपनी तैयारी को परखने के लिए, सही दिशा देने के लिए, या फिर टाइम मैनेजमेंट, कॉन्फिडेंस लेवल हो गया, इन सभी के लिए स्मार्ट वर्क के तौर पर आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक इसलिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। एक तो यहाँ पर आप सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास के अंतर्गत लगा सकते हो। जैसे कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, साथ साथ रेलवे की भी कर रहे हो, कोई भी अदर स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम की कर रहे हो, तो सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट यहाँ पर आपको एक ही पास के अंतर्गत मिलने वाले हैं। इसमें भी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज करते हो तो एक्स्ट्रा 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। जो भी आपके लिए सूटेबल पास है 1 वर्ष 2 वर्ष का, वो आप ले सकते हो। टेक्स्ट बुक ऐप से भी ये टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करते हुए मॉक टेस्ट बाई कर सकते हो। तो इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से क्लिक करके ये मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। एग्जाम में जो आपको पैटर्न या फिर डैशबोर्ड देखने को मिलता है, सेम इंटरफेस से यहाँ पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। जो आपके मैथ्स के सवाल इस सेट में पूछे गए हैं, उनका क्या एग्जैक्ट हल होने वाला है। तो मैथ्स से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखिएगा। एक इजी सवाल पूछा गया है, 30 श्रमिक एक पुल का निर्माण 40 दिन में कर सकते हैं, तो 75 श्रमिक को वही पुल बनाने में कितना दिन का समय लगने वाला है। अब देखिए 30 श्रमिक हैं, मैं मान लेता हूं एक श्रमिक है वो 1 यूनिट काम करता है, तो 30 श्रमिक कितने, 30 यूनिट काम करेंगे एक दिन में। एक श्रमिक एक दिन में 1 यूनिट करता है, 30 श्रमिक 30 एक दिन में कितने 30 यूनिट करेंगे। काम है कितना, एक दिन में जब 30 यूनिट होता है तो 40 दिन में टोटल काम पूरा होने वाला है। तो कह सकते हो काम ये टोटल इतने यूनिट का है। तो ये है दोस्तों, आप इस प्रकार जो फॉर्मूला आपको पता ही होगा MDH वाला, यानी कितने मैन है कितने दिन है, और उसके बाद M1D1 बराबर M2D2 होता है। तो मैंने कहा ये इतना यूनिट का काम है, ये कर रहे हैं 40 व्यक्ति, आपको 75 व्यक्ति काम करने में कितना दिन लगने वाला है। तो ये सिर्फ काम हो रहा है 40 व्यक्तियों के द्वारा 30 दिन में पूरा काम, इतना काम है। और 75 व्यक्तियों के द्वारा कितने दिन लगने वाले हैं, तो 75 व्यक्ति, मैंने कहा एक व्यक्ति एक दिन में 1 यूनिट है, तो ये 75 यूनिट एक दिन में करेंगे, तो टोटल इतना यूनिट काम है, तो आप 75 से भाग देंगे या फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो मैन कितने हैं 30 है और डे कितने हैं 40 बराबर। सेकेंड केस में आपको मैन है 75 और डे D2 ज्ञात करना, तो इसमें आप 75 का भाग देंगे तो वो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें आप यदि 15 का देते हो तो 2 बार, और इसमें 5 बार चला जाएगा, और फिर यहाँ पर आपके 8 बार चला जाएगा, 8 दूनी 16 आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 3 संख्याओं का गुणनफल है 10,290 और उन संख्याओं का रेशियो आपको दे रखा है 3, 5, 2 के अनुपात में है। तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या, ये देखिए मान लेता हूं एक संख्या है 3x, दूसरी है 5x और तीसरी है 2x। ठीक है, जब इनका रेशियो निकालेंगे तो x तीनों में कट हो जाएगा, 3, 5, 2 का रेशियो आपको दे रखा है। इनका गुणनफल है तो आप इनका सिंपली गुणनफल कर दीजिएगा, और बराबर में आपको लेना है 10,290। यहाँ पर मैंने गुणा किया तो क्या आ गया, 5 और 3 का कितना हो जाएगा 15, 15 और 2 का 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 30x³ इसका गुणनफल हो गया, और 10,290 बट्टा यहाँ पर x³ में 30 आ जाएगा। अब 0 से 0 गया, और 10 29 में आप 3 का भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, और फिर आपकी 4 और 3 343। x³ बराबर जब 343 है तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो इसका आप क्यूब रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 7 का। आपको पता है क्यूब, ये आपको पता होना चाहिए 1 से लेकर 20 तक, तो क्यूब जो संख्या को होता है तो 7 का 343 होता है, तो 347 का जो घनमूल निकल के आने वाला है वो आपके 7 आ जाएगा। अब x की वैल्यू 7 मिल गई है। आपको पूछा सबसे बड़ी संख्या, यहाँ से आपको कौन सी संख्या सबसे बड़ी दिख रही है, 3, 5, 2 में से आप कहेंगे 5 दिख रही है, तो संख्या आपने मानी क्या थी, सेकेंड 5x मानी थी। x के स्थान पर आपको 7 लेना है, 7 गुणा 5 करेंगे तो 35 हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या। इसी प्रकार सबसे छोटी पूछे तो 2 हो जाएगी, 2 के साथ में 7 का मल्टीप्लाई भी करना है तो 14 हो जाएगी सबसे छोटी संख्या। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपको एक इजी सा हल करना है 72,
तो ये आपको सबसे पहले तो गुणनखंड कर देना है। जैसे मैं 72 को लिख सकता हूँ, क्योंकि 72 36 गुणा 2 है, आपको पता है 36 किसका वर्गमूल है, तो 6 का है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 36 गुणा 2 72 को, फिर गुणा 18। अब देखिए 36 का आ जाएगा 6, 18 दूनी कितने 36 है, फिर इसका 6 बार आ गया, तो ये इसका वर्गमूल होकर 6 गुणा 6 हो गया, यानी 36 हो गया। प्लस में आपको क्या करना है 0.04। अब देखिए 4 का वर्गमूल कितना होता है, आप कहेंगे 2 होता है, और 0.2 गुणा आप 0.2 करते हो तो 0.04 आते हैं, तो ये हो जाएगा आपके वर्गमूल 0.2। और यहाँ पर 64 का कितना होता है 8 होता है, तो और लेकिन पॉइंट में है तो ये 0.8 हो जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। 36 और 1 37 आंसर होने वाला है। अगला सवाल देखते हैं मैथ का। 250 से 1000 तक कितनी संख्या है जो 5, 6 और 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य है, यानी 5 का भी इसमें भाग जाता है, 6 का भी जाता है, 7 का भी जाता है, वो संख्या है कितनी। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको देखना है सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5 का भी भाग जाए, 6 का भी जाए, 7 का भी जाए। तो आप कहेंगे सबसे छोटी संख्या के केस में आपको एलसीएम लेना होगा, जो आपका सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल मिलने वाला है 5, 6, 7 का। तो 5, 6, 7 का एलसीएम है, सिंपली गुणा ही होने वाला, कॉमन तो कुछ है नहीं। 5, 6 और 7 का आप गुणा करेंगे तो वो आपका एलसीएम आ जाएगा 210। 5, 6 और 30 और ठीक है 21, 210। तो 210 इसका एलसीएम आ गया। अब 210 एलसीएम आया, 210 का क्या मतलब, 210 वह सबसे छोटी संख्या कह सकते हो जिसमें इन तीनों संख्याओं का भाग जा रहा है, इससे छोटी कोई नहीं। इससे बड़ी कौन सी होगी आप कहेंगे, तो इससे बड़ी जो 210 का गुणज होगा, यानी 210 के पहाड़े सारे जिसमें 5, 6, 7 का भाग जाने वाला, तो 210 गुणा 2, इसी प्रकार 210 गुणा 3, 210 गुणा 4 हैं। तो 210 के जो भी पहाड़े हैं जिसमें, यानी जो पहली संख्या तो 210 मिल गई, उसके बाद जो संख्या निकालनी है आपको सबसे छोटी संख्या ये है। फिर 210 का जो गुणनफल होगा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 है, उसमें भी 5, 6, 7 का भाग जाने वाला है। आपको पूछा ऐसी कितनी संख्या है जो 250 और 1000 तक आती है, तो आप 210 का पहाड़ा कर दीजिएगा। अब 210 तो होगी नहीं, 250 और 1000 के मध्य चाहिए, 210 तो होगी नहीं, तो 210 के पहाड़े में सेकंड संख्या कौन सी मिलने वाली है, 210 गुणा 2, 21 दूनी कितने 42 होते हैं, तो 420 है। अब 21 गुणा 3 करेंगे तो आप कहेंगे ये 63 हो जाएगा, तो सेकंड संख्या 630 है। 21 गुणा 4 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 840 हो जाएगा। और 21 गुणा यदि आप 5 करते हो तो ये आपके 105 हो जाते हैं। अब पीछे जीरो भी लगाने हैं, तो आपको ये संख्या मिल रही है, लेकिन 1000 से कम चाहिए संख्या, तो 1050 तो होगी नहीं, 1000 से कम होनी चाहिए। तो उस केस में संख्या कितनी निकल के आ रही है, एक तो 210 आ रही है, लेकिन वो 250 से ज़्यादा होगी। पहला पाड़ा यही है 210 गुणा 1 का, फिर ये 420 एक संख्या, 630 दूसरी, 840 तीसरी, टोटल कितनी संख्या आप कहेंगे 3 संख्या हो जाएगी। समझाने में टाइम लग सकता है, लेकिन आप इजीली इसको कर सकते हो। डायरेक्टली एलसीएम लेना है और एलसीएम का ही पहाड़ा जिसमें इन संख्याओं का भाग जाने वाला है, तो 1000 और 250 के मध्य ऐसी 3 संख्या निकल के आती है। फिर देखते हैं अगला जो मैथ का सवाल है। 3 पाइप हैं ABC। देखिए ए पाइप है वो 15 घंटा में नल को भरता है, या फिर जो टैंक है वो भर सकता है। बी पाइप है वो 12 घंटा में, सी पाइप है वो 18 घंटा में भर सकता है। ठीक है, अब तीनों पाइप हैं, पूछा क्या है, यदि दोनों पाइप ए और सी को खाली टैंक में एक साथ खोला जाए तो सबसे पहले निकाल लेते हैं कि टैंक की कैपेसिटी क्या है। ठीक है, इसके लिए आप इसका एलसीएम लेते हो, 15, 12 और 18 का एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कुछ 180 आ जाएगा। ठीक है, अब 180 एलसीएम आया है, यानी 180 मान लेता हूं मैं लीटर इस टैंक की क्षमता है 180 लीटर, जिसमें से ए है वो 15 घंटा में पूरा भरता, तो 1 घंटे में ए कितना भर पाएगा, तो 180 में 15 का भाग देंगे तो 12 और 15 180 होता है, तो 12 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार में 180 लीटर टोटल क्षमता है, ये 12 घंटा में भरता, तो 1 घंटे में कितना भरेगा 180 बट्टा 12 यानी 15 आ जाएगा यहाँ पर। और थर्ड में 18 का 18 यानी 10 आ जाएगा। तो ये 1 घंटे की क्षमता कह सकते हो, इनकी ये 12 लीटर भर सकता है, ये 15 लीटर, ये 10 लीटर 1 घंटे में। सवाल में दे रखा है कि पाइप आपको ए और सी ही खोलना है। ठीक है, टैंक को भरने में ए और सी कार्य करने वाला है। ए यानी जो 12 यूनिट भर रहा है या फिर 12 लीटर भर रहा है घंटे में, सी 10 भर रहा, तो 1 घंटे में ये कितने दोनों भर पा रहे हैं, आप कहेंगे 1 घंटे में ये 22 लीटर भर पा रहे हैं। टोटल टैंक 180 लीटर है। आपको पूछा है कितना घंटा का समय लगने वाला है इन दोनों को, तो टोटल 180 हैं, जिसमें से 1 घंटे में 22 लीटर भर पा रहे हैं, तो 180 में आप 22 का भाग देंगे तो यहां पर जो आंसर आ जाएगा जो दे रखा सवाल में, देखिए भाग देने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा काट दीजिएगा, ये कट करने पर 2 का भाग देना, इसमें 11 आ जाएगा, ऊपर आपके 90 का दुगना होता है 180, और इसमें अभी आप भाग देते हो तो 11 8 कितने होते हैं 88 होते हैं, शेष कितने रह जाएंगे 2। अब 2 में 11 का भाग जाने वाला, तो 2 भाग 11, 8 से 2 भाग 11 इसका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
सवाल है 5,000 की धनराशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट है। कितने वर्ष में ब्याज की राशि 1500 हो जाएगी? कितने वर्ष में ब्याज की राशि यानी आपको इंटरेस्ट है ब्याज 1500 रुपये मिलने वाले हैं। देखिए सवाल में ऐसा ही आपको सरल ब्याज दे रखा है कि 1500 रुपये है। ठीक है, ऐसा ही होता है क्या? पीआरटी गुणा पीआरटी बटा 100 तो होता है, यानी मूलधन कितना है 5,000 है और रेट कितनी है 10% है। टी आपको ज्ञात करना है बट्टा 100 और बराबर में आपको क्या मिला है 1500। ठीक है, ये ब्याज मिल गया 1500 क्योंकि सरल ब्याज होता है वो मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100 होता है, जिसमें आपको सरल ब्याज तो दे रखा सवाल में 1500 है, बाकी वैल्यू आपने पुट कर दी। पी यानी जो प्रिंसिपल मूलधन है वो 5000 है, रेट आपको दर 10% है, टी ज्ञात करना था, टी मैंने यहाँ पर छोड़ दिया। अब इसको आप हल कर सकते हो, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 1 0 यहाँ पर चला जाएगा, 10 का भी चला जाएगा, तो आपको क्या मिला 15/5 बराबर टी। 5 इस साइड आए तो 5 आ जाएगा, यानी टी बराबर कितना हो जाएगा 3 वर्ष लगने वाले हैं 1500 रुपये होने में। अगला सवाल देखते हैं जो मैथ का पूछा गया आपको। एक और सिंपल सा सवाल है इसमें, एक तरल मिश्रण में 1/5 भाग एसिड है, 3/5 भाग एल्कोहल है, शेष भाग पानी है। ठीक है, तो 1/5 भाग अम्ल है। देखिए यहाँ पर नीचे भी 5 है, सेकंड केस में भी और पहले में भी 5 है, तो उस केस में आप क्या मानते हो कि भाई 1/5 भाग का क्या मतलब हुआ कि जो अम्ल है यदि टोटल भाग 5 है, ठीक है, उसमें से एसिड कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सेकेंड केस में भी टोटल भाग 5 है और एल्कोहल कितना हो गया। यहाँ पर शर्त क्या होनी चाहिए, नीचे वाले जो भाग रहते हैं हर वो समान होना चाहिए, जो टोटल भाग को डिनोट करते हैं नीचे वाली संख्या ये समान है, तो ये टोटल को इंगित करेगी। तो टोटल यदि 5 भाग हैं तो मिश्रण में टोटल यदि 5 पार्ट है तो उसमें से 1 भाग है वो एसिड का है और 5 में से 3 भाग है वो एल्कोहल का है, जो आपको सवाल में दे रखा है। ठीक है, अब आपको पूछा कि शेष भाग पानी, शेष कितना रहेगा। जब टोटल 5 है उसमें से 1 एसिड आया, 3 एल्कोहल आया, 3 1 और 4 हो गए। अब शेष आप कहेंगे 5 में तो 4 तो हो गए, 1 शेष रहा है। वो जो 1 शेष है 5 में से वो क्या है दोस्तों पानी है। ठीक है, 1 शेष वो कितने में से 5 में से, तो पानी कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। यदि मिश्रण की कुल मात्रा 20 लीटर है, आप यहाँ पर कितनी मान रहे हो मिश्रण की मात्रा, आप मान रहे हो 5 लीटर। सवाल बोल रहा है कि यही 5 लीटर है वो 20 के इक्वल है, तो 5 20 के इक्वल है, इसका मतलब 1 की जो वैल्यू यहाँ पर निकल के आ रही है 20/5 यानी 4 है, तो 1 जो भी आपकी यूनिट है वो 4 की इक्वल होगी। आपको पूछा मिश्रण में कितना पानी है, पानी आपके कितना निकल के आया 1 लीटर आया है। जब 1 की वैल्यू यहाँ पर 4 आ रही है तो 4 लीटर यहाँ पर पानी होने वाला, कोई दिक्कत नहीं है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर एक और आया है मिश्रण का, इसमें भी एसिड और एल्कोहल ही है, तो मिश्रण में अम्ल है और एल्कोहल है। ठीक है, अम्ल रेशियो आपके एल्कोहल है, अम्ल इसमें दोस्तों 3 है, एल्कोहल 2 है, ये रेशियो में है। इस मिश्रण में दे रखा है कि 10 लीटर एल्कोहल मिलाने पर जो रेशियो है वो हो जाता है, अरे भाई कट गया, दे रखा है कि 10 लीटर एल्कोहल मिक्स करते हो उस केस में अम्ल और एल्कोहल का रेशियो 3:5 हो जाता है। फिलहाल अम्ल और एल्कोहल का 3:2 है, इसमें मैंने क्या किया 10 लीटर है वो एल्कोहल और मिक्स किया है, किसमें अम्ल में नहीं एल्कोहल में किया है, ये तो एसिड है, उस केस में रेशियो 3:5 का हो रहा है। ठीक है, कब हुआ ये 3:5 का, जब मैंने एल्कोहल में 10 लीटर और मिक्स कर दिया। यहां से आप क्या देख पा रहे हो 3 का 3 ही रहा है, तो एसिड में कोई फर्क नहीं आया क्योंकि एसिड में आपने कोई मिक्स ही नहीं किया, आपने तो एल्कोहल में मिक्स किया है, इसलिए रेशियो में भी आपका बदलाव होता तो आपको थोड़ा चेंजेस करना होता, तो इसमें चेंजेस नहीं करना। आपको एसिड 3 दे रखा है और सेकेंड रेशियो में भी 3 आ रहा है, उस केस में जब अल्कोहल में परिवर्तन कितना हुआ है 2 का 5 जो है आप कहेंगे 3 लीटर अल्कोहल डाला गया, लेकिन सवाल बोल रहा है यही 3 लीटर 10 लीटर के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर मिक्स तो आपने 10 लीटर अल्कोहल किया है, तो 3 लीटर जब 10 लीटर को शो करेंगे तो 1 लीटर है वो आप कहेंगे 10/3 को बता रहे हैं। आपको पूछा क्या मूल मिश्रण में एसिड की मात्रा, मूल मिश्रण में एसिड था कितना 3:2 का था, दोबारा 3:5 का हुआ है, सेकंड में भी 3 का ही है, तो मूल मिश्रण में एसिड कितना है 3 है। जब 1 की वैल्यू 10/3 की इक्वल है तो 3 की कितनी होगी 3 गुणा 10/3 है, तो 3 से 3 कट हुआ, तो मूल जो मिश्रण है उसमें एसिड की मात्रा वो कितनी हो जाएगी 10 यूनिट हो जाएगी। ऑप्शन 3 करेक्ट है। अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। x + 1/x बराबर 12 है, x² - 1/x² 50 है, x की घात 4 - 1/x की घात 4 की वैल्यू क्या निकलने वाली है। तो इस केस में मैं क्या करता हूं, देखिए x की घात 4 - 1/x की घात 4 है, मैं क्या इसे लिख सकता हूं x की घात 4 को x² का स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो, -1/x² है, इसको मैंने और स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, एक का स्क्वायर एक ही रहने वाला है। तो जब आपको पता है a² - b² बराबर a + b गुणा a - b होता है, तो इसको भी ये पूरा a मान लेता हूं, ये पूरा b मान लेता हूं, तो a का स्क्वायर - b का स्क्वायर यानी a + b। अब आपने a माना है x²
स्क्वायर को प्लस बी यानी 1/x², a प्लस बी गुणा a माइनस बी, ठीक है, गुणा a माइनस बी यानी x² माइनस 1/x²। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब आप यहां पर क्या देख पा रहे हो, x² माइनस 1/x² तो आपको दे रखा कितना, 50 दे रखा है। अब आपको पता होना चाहिए यदि x प्लस 1/x बराबर कोई भी a है तो x² प्लस 1/x² कितना होता है, a² माइनस 2 ही तो होता है। a² माइनस 2 यहाँ पर a 12 दे रखा है, यानी 12 का स्क्वायर 144 माइनस 2 यानी 142 हो जाएगा। अब 142 हो गया ये, ठीक है, और x² माइनस 1/x² आपको 50 दे रखा है। अब 142 का आप 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आने वाला है वो 7100 आ जाएगा। अब आप कहेंगे ये कहाँ से आ गया, यदि जिनको पता नहीं है, ये शॉर्ट ट्रिक रहती है, आपको पता होना चाहिए सभी। तो x² प्लस 1/x² है, कैसे आया, तो आप सिंपली इसका स्क्वायर कर दीजिए। जब आपको x प्लस 1/x बराबर 12 दे रखा है, आपको चाहिए x² प्लस 1/x², तो आप इसका होल स्क्वायर करेंगे ना, तो होल स्क्वायर में करता हूं तो क्या आता है, देखिए इसका होल स्क्वायर करूंगा तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 1/x² प्लस 2ab 2 गुणा x गुणा 1/x बराबर कितना है, 12 का भी स्क्वायर, इस साइड स्क्वायर किया तो इस साइड भी करूंगा तो इक्वल रहेगा 144, 12 का स्क्वायर। यहां से आपका x से x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे भाग चला जाएगा, और 2 इस साइड आया तो 144 माइनस 2 142 होगा ना, x² प्लस 1/x², जो आप डायरेक्ट यहां से लिख सकते हो। इस प्रकार इसका आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल है कि 10 लीटर घोल में से 2 लीटर पानी को वाष्पित किया जाता है, शेष घोल में 6% नमक पाया जाता है, तो मूल घोल में नमक की मात्रा कितनी थी। अब मूल घोल की बात हो रही तो मूल घोल था 10 लीटर का, ठीक है। अब 10 लीटर का मूल घोल, टोटल घोल 10 लीटर था। इस 10 लीटर में है क्या, इस 10 लीटर में कुछ नमक है और कुछ आपके जल है। अब जल को वाष्पित किया है, 2 लीटर पानी को वाष्पित किया है। अब 2 लीटर पानी इसमें गायब कर दिया, माइनस 2 लीटर पानी हो गया है। तो आपके पास अब विलयन कितने करा, घोल कितने करा, आप कहेंगे टोटल 10 था, 2 लीटर पानी चला गया तो आप कहेंगे अब तो टोटल 8 लीटर का घोल मेरे पास बचा है। अब जो 8 लीटर का घोल आपके पास है, सवाल बोल रहा है जो शेष घोल यानी जो 8 लीटर है आपके पास, उसमें 6% नमक है। अब 8 लीटर का 6% निकालिएगा, उसमें आपको नमक की मात्रा मिल जाएगी। 8 का 6% यानी 8 गुणा 6/100, 8 6 कितने होते हैं, 8 6 48 होते हैं। इसमें 100 का भाग देंगे तो 0.48। अब 0.48 क्या आया है, नमक आया है। सवाल में पूछा क्या, वो देखिए मूल घोल में नमक की मात्रा, मूल घोल यानी बात हो रही है 10 लीटर की, तो 10 लीटर में नमक कितना होगा। नमक दोस्तों यहां पर बदलाव नहीं हुआ है, नमक जो जल माइनस हुआ है, नमक तो पहले जितना था अभी भी इतना, लेकिन परसेंटेज में चेंज होने वाला है, क्योंकि अभी जो आपको नमक की परसेंटेज रेशियो दे रखी है वो 8 लीटर के अकॉर्डिंग 6% दिया हुआ है। और अब आपको निकालना है कि 10 लीटर में ये 0.48 कितने परसेंटेज होते हैं। तो 10 लीटर में से नमक कितना यहाँ पर है आपके पास 0.48 है, तो ये कितना फीसदी हो जाएगा, गुणा 10 100 कर दीजिएगा, तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ। अब 0.48 को आप 10 से गुणा करेंगे तो आप कहेंगे 4.8% नमक है वो पहले था, जो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल में दे रखा है कि दो संख्याओं का एलसीएम 156 है, एलसीएम बराबर 156 है और उनका एचसीएफ 26 है। देखिए इनका कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है वो आपको बेसिक पता ही होना चाहिए। यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर है वो 26 है, ठीक है, संख्याओं के बीच का अंतर भी 26 है, एचसीएफ भी 26 है, तो अंतर आपको जो भी दो संख्या रही होगी उनके मध्य है 26। तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, वो संख्याओं का योग क्या होने वाला है। तो इसमें थोड़ा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। सवाल दे रखा है, दो चीज आपको सिमिलर लग रही है कि एचसीएफ 26 है, अंतर भी 26 है, तो कुछ पहाड़ा याद आ रहा होगा। जैसे कि मैं बोलता हूँ 10 है, 10 का पहाड़ा, 10 के बाद 20, उसके बाद 30 है, अंतर कितने का 10 10 का हो रहा है। तो यदि एचसीएफ 26 है फिर अंतर भी संख्याओं का 26 आ रहा है। एचसीएफ होता क्या है, देखिए एचसीएफ का मतलब है, मैंने दो संख्या ले ली, कोई भी 10 ले लिया, एक 5 ले लिया, ये हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। इनका सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, कौन सी संख्या मिलने वाली है, जो सबसे बड़ी संख्या है इन दोनों में से, कॉमन फैक्टर कौन से। तो 10 का तो आप कहेंगे 5 गुणा 2 है, इसमें 5 है तो कॉमन तो 5 हुआ ना। तो 5 वो संख्या है जो कि 10 में भी भाग जाएगा और 5 का 5 में भी 100 में भी भाग जाने वाला है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, दो संख्याएं आपको निकालनी है ना, दो संख्या में कोई भी मान लेता हूँ, एक ये संख्या है, एक आपके पास ये है एक्स वाई जो भी मान लीजिएगा। अब उन दो संख्याओं का एचसीएफ क्या आएगा, एक ऐसी संख्या आपको मिलने वाली है जो कि इसमें भी भाग जाएगा और इसमें भी भाग जाने वाला है।
अब देखिए जो सवाल बोल रहा है कि एचसीएफ आपके पास 26 है, तो वो संख्या आपको दे दिया ऑलरेडी 26 है। 26 का पहली संख्या में भी भाग जाएगा और दूसरी में भी भाग जाएगा, और 26 सबसे बड़ी संख्या है जो कि इन दोनों में भाग दे पा रही। 26 से छोटी हो सकती है संख्या, लेकिन सबसे बड़ी की केस में 26 ही है। अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि इनका एलसीएम 156 है और अंतर 26 है। अंतर 26 में 26 का पहाड़ा देखता हूँ, 26 का पहाड़ा, उसके बाद आपके आएगा 52, 52 के बाद आएगा 78, फिर 104 और नेक्स्ट आपके 130 है, उसके बाद 156 आने वाला है। अब अंतर किसका 26 का आ रहा है, एचसीएफ भी यहाँ पर 26 हो सकता है, और अंतर है 26 52, तो 26 का 52 78 26 का है, और इसका एलसीएम एचसीएफ है वो 26 है। अब देखना आपको अंतर तो 26 का हो रहा है, यहाँ से आपका एचसीएफ भी 26 आ सकता है। अब वो संख्या निकालनी दो इनमें से ही जो कि एलसीएम 156 ला दे। आपको 156 एलसीएम भी आना चाहिए ना। तो यदि आप शुरू की दो संख्या देखते हो, आप कहेंगे 26 और 52 के मध्य अंतर आ रहा है 26 का, और इसका एचसीएफ है वो भी 26 हो जाएगा, लेकिन एलसीएम आप देखेंगे तो एलसीएम 52 मिलने वाला है। जो लीएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है वो 52 है, 26 दूनी 52, 52 का 52 में जाता है, उससे बड़ी हो सकती है। तो एलसीएम आपको 156 चाहिए, ये दो संख्या तो नहीं आ सकती। अब 52 और 78 है, अंतर का आपको पता है 26 हो रहा है, और फिर इसका एचसीएफ है वो भी 26 आ जाएगा। ठीक है, 26 है क्योंकि 26 का भाग जा रहा है 52 में भी, 26 78 में जा रहा है। आप कहेंगे 52 नहीं आ सकता, 52 एचसीएफ नहीं आ सकता है, 52 का 52 में जाएगा, 78 में नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 26 का अंतर है इनके मध्य, न कि 52 का अंतर है, इसलिए 26 आपके एचसीएफ पे आ जाएगा। अब एलसीएम लीजिएगा आप, 52 और 26 का एलसीएम क्या 156 आता? बिल्कुल आता है। 52 और 78 हैं, इनका आपस में यदि एलसीएम निकालेंगे तो वो 156 ही आने वाला है, क्योंकि 52 दूनी यहाँ पर 104 है, फिर 156 है। इसी प्रकार 78 का है वो डायरेक्टली 156 में जाएगा। तो 52 और 78 का आप कहेंगे एलसीएम भी 156 है, एचसीएफ भी 26 है, और फिर ये आपस में क्या हो जाएगी, ऐड ही तो करना है संख्या को, योग 52 और 78 का योग करते तो 130 आपको मिलने वाला है। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको थोड़ा लॉजिकल सोचना था, कंसेप्ट पता होना चाहिए एलसीएम और एचसीएफ के एक्चुअल में ये क्या मतलब रहते हैं। बाकी यदि आप इस टाइप से निकाल सकते हो। नेक्स्ट आपके पास जो मेथड रहता है वो आपका पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या एलसीएम गुणा एचसीएफ रहता है। जैसे कि दो संख्याओं के बीच का अंतर 26 है, तो आप मान सकते हो एक संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या हो सकती है, 26 प्लस x हो सकती है, क्योंकि इनका अंतर आप करेंगे माइनस करेंगे, तो माइनस x करेंगे तो यहाँ पर 26 इसका आ जाएगा। तो एक x है, दूसरी 26 प्लस x हो जाएगी। अब आपको दे रखा है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या क्या होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है, तो इनका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर में क्या आएगा, एलसीएम यानी 156 गुणा 26 आने वाला है। फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, गुणा करने पर 26x प्लस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस आ जाएगा 156 गुणा 26 है, बराबर में 0 है। तो वही द्विघात समीकरण मिलने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस 26x माइनस 156 गुणा 26 है। अब गुणा करने पर आपको ये मिले, ऐड करने पर 26, तो वही आपको मिलने वाला है कौन सा, 78 और 52 हो जाएगा, जो कि मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आपको 78 गुणा 52 बराबर 4056 है, और 156 गुणा 26 करने पर भी 4056 मिलता है, और इनके मध्य का अंतर 26 का है, ऐड 130 हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको सोच सकते थे, लेकिन एलसीएम एचसीएफ के अकॉर्डिंग आपको 26 का पहाड़ा दोनों ही कंसेप्ट में पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, तो सवाल है ये आपको दे रखा है कि दिए गए रेखा चित्र में पीओ यानी ये रेखा, और ओ क्यू यानी ये रेखा, ये क्या है, त्रिज्या है, परिवर्त की त्रिज्या है, परिवर्त यानी त्रिभुज के चार और जो सर्कल है इसकी त्रिज्या है। यदि पी ए क्यू 38 है, ये जो ए वाला एंगल देख रहे हो आप, ये कितना है, 38 दे रखा है, तो पी क्यू ओ ज्ञात करना है। पी क्यू ओ कौन सा, ये क्वेश्चन मार्क वाला, ये वाला एंगल, पी क्यू और ओ वाला, ये वाला एंगल आपको ज्ञात करना है। देखिए इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो ये जीवा हो जाएगी पी क्यू, जीवा द्वारा जो केंद्र, वर्त के केंद्र पर बनाया गया कोण है वो वर्त की परिधि पर बनाए गए कोण का दोगुना होता है। जैसे कि परिधि पर 38 डिग्री है, तो जीवा द्वारा, सेम जीवा के द्वारा वर्त के जो परिधि पर बनाया गया कोण है, कह सकते हो केंद्र पर बनाए गए कोण का आधा होता है, या फिर केंद्र पर बनाया गया कोण है परिधि पर बनाए गए कोण का दोगुना है। तो 38 का आपको दोगुना करना है तो वो क्षेत्र हो जाएगा। तो ये कोण कितने का हो गया, क्षेत्र का हो गया। लेकिन आपको ये तो ज्ञात नहीं करना था 76 डिग्री, ये आपको ज्ञात नहीं करना था। तो आपको कौन सा ज्ञात करना था, आपको ये वाला जो देख पा रहे हो ये ज्ञात करना था। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, जब आपको पता है कि ये एंगल है ज्ञात करना है, मैं करता हूँ इसके, क्योंकि ऐसे तो हो नहीं सकता, मैंने इसको लंब डाला। आपको पता होना चाहिए
जो वृत्त का केंद्र है, केंद्र के द्वारा परिधि पर आप यदि 90 डिग्री के एंगल पर लंब डालते हो तो दोनों तो विभाजित करता है, एंगल को भी विभाजित करेगा यानी समद्विभाजित करेगा, साथ ही साथ जो जीवा है उसको भी समद्विभाजित करता है, ये भी एक प्रमेय होती है। तो ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा यहाँ पर, तो लंब डाला तो 90 डिग्री है। लंब के केस में ये दोनों भागों में विभाजित करेगा, वो भी समद्विभाजित करेगा। तो ये क्षेत्र है, तो एक 38 का है, दूसरा भी 38 का है। अब आपके पास एंगल कौन सा, एक 90 डिग्री का, ये देख पा रहे हो, ये आपने लंब डाला 90 डिग्री का है, समद्विभाजित किया तो जो क्षेत्र था वो 38 हो जाएगा। अब ये 38 आपको ज्ञात ये करना है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। 180 में से यदि आप 90 माइनस करते तो आपके पास रहेंगे 90। अब 90 में से आप 38 माइनस कीजिएगा तो 52 डिग्री का कोण मिलने वाला है। यदि मैं होता एग्जाम देता उस केस में मैं ये कुछ भी नहीं करता। मैं जब भी इस प्रकार के सवाल आते हैं एग्जाम में, क्योंकि समय बहुत कम होता है, आपको इस टाइप के सवाल में है डायरेक्ट देखना है, ज्ञात कौन सा एंगल करना, ये वाला एंगल, और डायरेक्टली ऑप्शन के पास चला जाना। अब ऑप्शन देख पा रहे हो, पहला ऑप्शन 104 डिग्री, क्या ये एंगल 104 डिग्री हो सकता है? जब ये इतना 90 डिग्री होता है, ठीक है, ये 90 डिग्री होता है, आपको तो ये ज्ञात करना है इस टाइप वाला, क्या ये 104 हो सकता है? ये तो पता ही होगा 90 डिग्री कितना होता है, 180 डिग्री कितना होता है, तो 104 तो कतई नहीं हो सकता। अब देखिए 112 हो सकता है, भाई 104 नहीं हो सकता, तो ये छोटा सा एंगल 112 कैसे होगा, ये भी नहीं हो सकता। फिर आप देख सकते हो कि 76 डिग्री और 52 डिग्री, ये आपको लग रहा है लगभग 52 डिग्री, क्योंकि 76 डिग्री तो 90 से थोड़ा करीब, ये 90 तो ये आपका 76 डिग्री रहता है, थोड़ा सा करीब रहता है, जो कि ये वाला एंगल था, ठीक है, जो 90 से थोड़ा पास में है। ये इससे भी छोटा, 90 का भी लगभग हाफ है, तो ये 52 टाइप आपको लग रहा है। तो डायरेक्टली आपको इस टाइप से भी अप्रोच लगा सकते हो जब आपके पास एग्जाम में समय बहुत कम रहता है और इस टाइप से सवाल आपको देखने होते हैं फटाफट में। उस केस में लास्ट में आप अटेम्प्ट कर सकते हो जल्दबाजी में कि जो एंगल के आपको काफी, ये ऐसा ही सवाल नहीं, बहुत से इस टाइप से सवाल मिलते हैं, डायरेक्टली ऑप्शन से ही आप उसको अलग कर सकते हो। जैसे बड़े बड़े एंगल रहेंगे, एक एंगल छोटा है तो आपको जो दिख रहा है वही तो लगाना है, कंसेप्ट में मत जाकर आप ये डायग्राम देखकर भी कर सकते हो। फिर अगला सवाल क्या कहता है, 1.44 का 1/0.24 मान ज्ञात करना। अब 1.44 का 1/0.24 यही तो पूछा है, यानी 144/24 करना। पॉइंट के बाद दो संख्या, पॉइंट के बाद दो संख्या कट आउट हो जाएगा। 144 भाग 24 करना है, तो इसमें तो आपको क्या ही बताएं, भाग आता ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो ये सवाल आप कह सकते हो कुछ रीजनिंग टाइप से बेसिक सवाल है। 463 व्यक्तियों के एक समूह को 4 ऋतुएं जो कि वर्षा, ग्रीष्म, वसंत और शीत हैं, उसमें से अपनी पसंदीदा ऋतु को वोट देने के लिए कहा गया। तो 463 टोटल व्यक्ति हैं। वर्षा ऋतु को वोट पड़ा है वो 130 वोट पड़े हैं। ग्रीष्म को कितने पड़े, तो आपको ग्रीष्म दे रखा है 100 वोट। शीत ऋतु को कितने पड़े हैं, शीत ऋतु को ग्रीष्म ऋतु की तुलना में 53 वोट अधिक पड़े हैं। तो ग्रीष्म को 100 है तो इसको 153 पड़े होंगे, ठीक है। वसंत ऋतु को 80, वसंत को पड़े हैं 80 वोट हैं। तो कौन सी ऋतु को सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया है, अब डायरेक्टली देख रहा है, शीत ऋतु 153 है, सबसे अधिक वोट पड़े हैं। इतना इजी सवाल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक ट्रेन एक पोल को 1.5 मिनट में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिएगा। बिल्कुल इजी सवाल रहेगा, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना, मैं हमेशा कहता हूं जब भी न्यूमेरिकल सवाल देखने को मिले यूनिट देख लीजिए, क्या सभी की यूनिट एक ही इकाई में देखिए, जैसे किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर मिनट दे रखा है, और फिर आपको ट्रेन की लंबाई है वो मीटर में ज्ञात करनी है। इसका मतलब क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में आपको बदलना ही होगा, लंबाई मीटर में आपको ज्ञात करनी है यहाँ पर। अब देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा को मैं मीटर में बदलता हूँ, 60 किलोमीटर प्रति घंटा को, अब 1 किलोमीटर प्रति घंटा में 5/18 मीटर पर सेकंड होता है, तो 60 के लिए आप 60 गुणा 5/18 करेंगे, तो ये हो जाएगा आपकी मीटर पर सेकंड। आपको ज्ञात क्या करना है कि ट्रेन की लंबाई, अब ट्रेन की लंबाई क्योंकि ये पोल को पार कर रही है, जितनी ट्रेन की लंबाई होगी उतनी डिस्टेंस तय होने वाली है पोल को पार करने। जैसे कि ये पोल है, इसको पार कर रही है एक ट्रेन, इस साइड से आई है, पार करने में ट्रेन की पूरी लंबाई जाएगी, यहाँ से स्टार्ट किया, ट्रेन इतनी बड़ी है, पूरी लंबाई यहाँ पर खत्म होगी, उस केस में पार होने वाला है। यानी जो ट्रेन की लंबाई है वो ही आपके डिस्टेंस कवर होने वाली इस पोल को पार करने में। अब ट्रेन की लंबाई कितनी, वो दूरी को इंगित करेगी। तो दूरी होता है क्या, दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। चाल आपको 60 गुणा 5/18 दे रखा है, और समय यहाँ पर आपको 1.5 मिनट दे रखा है। अब सेकेंड में बदलना है, मीटर पर सेकेंड है, 1.5 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, तो आप कहेंगे 1.5 गुणा 60 गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड, 1.5 मिनट में गुणा 60 कर दिया। अब इसको आप हल कर देख सकते हो, जीरो कटा दीजिएगा तो यहाँ पर 15 हो जाएगा, जब जीरो का गुणा कर दिया आपने तो 15, और अब आप इसमें 6 का 3 में देंगे तो 18, 3 का 15 में 5 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर 25 गुणा 60 कर दीजिएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 25 गुणा 60, यानी 1500 मीटर यहाँ पर टोटल डिस्टेंस तय की गई जो ट्रेन की दूरी है।
अगला सवाल देखिएगा, यदि a प्लस बी बराबर 8 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 12 है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान ज्ञात कीजिएगा। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान आपको पता ही होगा कि a प्लस बी गुणा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब इसमें आपको कौन सी वैल्यू दे रखी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो ज्ञात करना है। बराबर में ए प्लस बी आपको दे रखा, बिल्कुल दे रखा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा, आप कहेंगे ए बी कहाँ से लाएंगे, तो ए बी निकालना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है, ए प्लस बी दे रखा है, तो मैं क्या करता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करता हूँ, तो क्या मिलता है मेरे को, तो आप कहेंगे ये मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें से क्या मेरे को दे रखा है, तो आप कहेंगे ए प्लस बी दे रखा है, यानी 8 का स्क्वायर कितना, 64 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरे को दे रखा है 12, 12 प्लस 2ab यानी 64 माइनस 12 बराबर 2ab। अब 64 माइनस आप 12 करेंगे तो ये आपको 52 रह जाएगा, 52 में 2 का भाग देंगे तो आपको ab मिलने वाला है, तो 26 हो जाएगा। ab की वैल्यू आपको यहाँ से मिल गई 26। अब इसको इसमें पुट कर दीजिएगा, a प्लस बी कितना दे रखा, आप कहेंगे 8 दे रखा, गुणा करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको 12 दे रखा है, माइनस ए बी, अब माइनस दे रखा है ए बी यानी 26 हो जाएगा, तो 12 माइनस 26 गुणा 8 करना है, तो ये हो जाएगा आपकी माइनस में होने वाला, क्योंकि माइनस बड़ी संख्या है। 26 माइनस 12 यानी 14 हो जाते हैं। अब 8 गुणा 14 जो कि माइनस में है 14, ठीक है, तो ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलने वाला है माइनस 112 जो दे रखा है, माइनस 112। अगला जो सवाल है, निम्नलिखित अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यिका का मान क्या होगा। माध्यिका निकालनी है। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आपको देखना है जो भी डाटा दिए गए हैं, आंकड़े दिए गए हैं, उसको आप बढ़ते क्रम में एडजस्ट कीजिएगा। तो बढ़ता क्रम यानी सबसे छोटी संख्या पहले लेनी, सबसे छोटी संख्या 12 है, 12 के बाद आपका 15 आ जाएगा, ठीक है, 15 के बाद यहाँ पर 16 आने वाला है, फिर आपके 26, उसके बाद आपको मिल जाएगा 36 और फिर नेक्स्ट यहाँ पर 42 हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, माध्यिका। माध्यिका का मतलब सबसे बीच वाली संख्या। यहाँ पर संख्या कितनी है, 6 संख्याओं में बीच वाली एग्जैक्ट संख्या नहीं मिलने वाली है, 2 संख्या आपको बीच वाली मिलने वाली। 2 संख्या के इधर भी ये संख्या है और 2 संख्या इस साइड भी है, तो ये 2 संख्या क्या माध्यिका होगी। माध्य की संख्या, माध्यिका जो सबसे मध्य में होती है, और यहाँ पर टोटल कितनी 6 संख्या है, तो मध्य में होगी 6/2 प्लस 1, यानी एक तो आपकी तीसरी होगी, एक चौथी होगी, तो तीसरी और चौथी संख्या। माध्यिका के लिए जब 2 संख्या आ जाए तो आप क्या निकालते हो, उसका माध्य निकालते हो, यानी उसका औसत निकालते हो। 16 प्लस 28/2 करते हो, तो ये 16 प्लस 28 या 26 है, यहाँ पर ये आपका 26 है ना कि 28, 16 प्लस 26 है, तो 6 दूनी 12 और ये आपकी 42/2 यानी 21 यहाँ पर होने वाला है, जो इसका औसत या फिर माध्यिका कह सकते हो। बहुलक का क्या मतलब होता है, जो सबसे ज्यादा रिपीट हुई, यहाँ पर रिपीट तो कोई सबसे ज्यादा हुई नहीं, सभी बहुलक है, एक संख्या ज्यादा रिपीट होती है तो उस केस में वो बहुलक हो सकता था। माध्य होता है सभी संख्याओं का औसत। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बाकी माध्य, माध्यिका और बहुलक के मध्य क्या संबंध है, काफी बार मैंने बताया है। जो बहुलक होता है, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका, ठीक है, 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य, इनके मध्य रिलेशन से भी काफी बार सवाल आता है। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर x/y बराबर 4/5 है, तो ये पूरा मान ज्ञात करना है। तो इसमें क्या दे रखा है, x/y बराबर 4/5, यानी डायरेक्टली यहाँ पर कह सकते हो x बराबर 4 है, y बराबर 5। अब x के स्थान पर 4 रखिएगा, 5 गुणा आप 4 करेंगे तो आप कहेंगे यहाँ पर 20 प्लस 7 गुणा y का मतलब 5 है, तो 7 गुणा 5 यानी 35/5 गुणा ये 20 माइनस 35 प्लस 6 गुणा 4 यानी 24 और 4 गुणा y यानी 4 गुणा 5 यानी 20 बट्टा में आपकी मिलने वाला है 7x है, 7 गुणा 4 यानी 28 माइनस 8 गुणा y यानी 8 गुणा 5 40 हो जाएगा। अब ये 20 और 30 यानी 35 कितने 55 हो जाएंगे, और यहाँ पर 20 माइनस 35 कितना हो जाएगा आपके -15 हो जाएगा। इस साइड आप करेंगे प्लस 20 और 24 प्लस 20 कितने हो जाएंगे 44, और 28 माइनस 40 यानी -12। अब यहाँ से आप इसको आगे हल करेंगे, जैसे कि मैं 5 का भाग देता हूँ तो 11 बार और इधर आपके 3 बार। एलसीएम मैंने ले लिया, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, पूरा है तो मैंने पूरा माइनस ले लिया, और यहाँ से आपका एलसीएम आ जाएगा 12 का, और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये आपकी 44, और इसमें ये माइनस है और ये 44 हो जाएगा। तो आपका क्या मिलने वाला है, यहाँ पर ये भी माइनस है, -2 गुणा 44/12, यहाँ पर कह सकते हो 4 का भाग देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 11 और ये 3 यानी -22/3।
हालांकि आप यहाँ पर भी कट कर सकते थे। तो -22/3 यहाँ पर आंसर होने वाला है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। तो इसमें दे रखा है यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो 25,000 की धनराशि 2 वर्ष बाद 36,000 हो जाती है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिएगा। बिना फॉर्मूले से आपको ट्रिक से करना होता है, चाहे आपके 2 वर्ष का पूछा हो, 3 वर्ष का पूछा हो। 3 वर्ष के केस में आपको घनमूल निकालना होता है, 2 वर्ष में आपको वर्गमूल निकालना होता है। जैसे कि जो 25,000 था वो कितना हो गया 2 वर्ष में, आप कहेंगे वो 36,000 हो गया। अब वो 1 वर्ष में कितना रहा होगा, तो आप इसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा दोनों का ही। तो इसका निकालेंगे, सबसे पहले 0 से 0 कट कर दीजिएगा। 36 का 6 होता है और 25 का 5 होता है। तो 5 से 6 हुआ है, कितना बढ़ा है 1 बढ़ा है। किस पे बढ़ा है 5 पर बढ़ा है। तो कितने परसेंटेज आपका रेट हो जाएगा, तो आप करेंगे तो यहाँ पर 20% ये हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। और यदि यहाँ पर 3 वर्ष दिया रहता तो 3 वर्ष के केस में डाटा भी पूरा घनमूल निकले उस प्रकार से होता, तो आप इसका घनमूल निकालते और फिर देखते कि वो 1 वर्ष में कितना रहा होगा, कितना बढ़ा है, और डायरेक्टली वहां से भी आप उसकी दर ज्ञात कर सकते थे, ब्याज दर ज्ञात कर सकते थे घनमूल निकालकर इस टाइप से सेम। तो यदि आप फॉर्मूले से करते हो तो भी कर सकते हो। अब देखिए आपको दे रखा 25,000 से 36,000, अमाउंट कितना हो गया, पहले जो मूलधन था पी, अब यहाँ पर जो 36,000 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर पी के साथ कुछ इंटरेस्ट भी ऐड हुआ है। जैसे आप अमाउंट बोलते हो, अमाउंट बराबर मिश्र धन मूलधन प्लस ब्याज है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है जो चक्रवृद्धि ब्याज में, अमाउंट बराबर होता है पी गुणा 1 + r/100 की पावर n, या फिर t कह सकते हो। तो इसमें आपको अमाउंट कितना दे रखा है, आप कहेंगे मेरे को दे रखा है अमाउंट कितना हो गया 36,000 हो गया। तो 36,000 बराबर मूलधन कितना 25,000 1 + r कितना दे रखा है आपको, r तो नहीं दे रखा, ज्ञात करना बट्टा 100, टी जरूर दे रखा 2 वर्ष बाद, तो 2 कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब 25,000 को इस साइड लेके आता तो ये 25,000 हो जाएगा, इस साइड आ गया। और स्क्वायर को हटाता हूं तो यहां पर आपके वर्गमूल निकल जाएगा। तो 36/25 यानी 6/5 हो जाएगा। वो सेम आपकी 1 + r/100 आ गया। यहां से आप यदि r/100 करते हो तो 6/5 - 1 हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हो 6/5 - 1 कितना हो जाएगा 1/5। अब 1/5 r/100 बराबर 1/5 आ गया, तो r कितना आ जाएगा, r आपके आ जाएगा 100/5। 100/5 का मतलब वही 20% यहाँ पर रेट आ गई। तो इस टाइप से आप फॉर्मूले में भी यही निकलने वाला है, और डायरेक्टली करते तो वो निकाल सकते थे। अगला सवाल देखते हैं अपन। ये एक इजी सवाल है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। इस टाइप से आप बोर्डमास नियम से डायरेक्टली कर सकते हो। बोर्डमास का नियम कहता है सबसे पहले ब्रैकेट हल कीजिए, तो इसको हल करें, इसको हल करें, उसके बाद भाग करना है। देखिए ब्रैकेट क्या कहता है, 5 - 23 + 4.77, इसको ऐड करेंगे 5 और 4 9, 23.77 1 होते हैं, यानी डायरेक्ट 10 हो जाएगा। तो 200 भाग 10 गुणा 3/5 - 2/10 है। तो इस 2/10 क्या है 1/5 तो है, तो ये 5 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 3 - 1 हो गया, प्लस 5 - 2 कितने 3 हो जाएंगे। और यहाँ से आपका हो गया ये 20 गुणा ये हो जाएगा आपके 3 में से 1 2/5 + 3, या फिर आप कहेंगे ये 4 बार चला जाएगा, 4 गुणा 2 यानी 8, 8 और 3 11 हो जाएगा। ऑप्शन 4 करेक्ट है। अगला सवाल देखिएगा, एक आयत का क्षेत्रफल 300 वर्ग सेंटीमीटर है और इसके विकिरण की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। आयत का परिमाप सबसे पहले आपको देखना सभी यूनिट एक में ही है, सेंटीमीटर, यहाँ पर भी सेंटीमीटर में है, तो आपका यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, वो आयत का क्षेत्रफल होता है, जो कि आपको दे रखा 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसके विकिरण की लंबाई, अब आयत आपको पता है आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, और ये जो विकिरण की लंबाई है वो आपको 5 सेंटीमीटर दे रखी है, और ये आपको पता है एंगल 90 डिग्री का होता है। सेकंड केस में क्या दे रखा है, आयत का परिमाप आपको ज्ञात करना है। आपको ज्ञात करना है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप यानी आयत के सभी भुजाओं का योग है, तो लंबाई प्लस चौड़ाई का दोगुना करेंगे सभी भुजाएं आ जाएगी, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई आपस में इक्वल रहती हैं। तो और यहाँ पर आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई 300 दे रखा है, विकिरण 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ये आपकी लंबाई है, ये चौड़ाई है। आपको पता है ये 90 डिग्री है, तो आप कह सकते हो पाइथागोरस जो थ्योरम कहती हैं कि जो कर्ण का स्क्वायर है वो आपको दे रखा है 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर है। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 25 है, एल गुणा बी बराबर 300 है, और ज्ञात करना है 2 गुणा एल प्लस बी ज्ञात करना है। तो मैं क्या करता हूं, एल प्लस बी का होल स्क्वायर करता, तो मेरे को क्या मिलता है एल का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो एल प्लस बी का होल स्क्वायर है, एल प्लस बी आपको पता नहीं है, वो आपको एक तरीके से निकालना ही है। अब एल स्क्वायर कितना है, आप कहेंगे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25 हो जाएगा यहाँ से। तो ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25 प्लस 2ab है, तो एल बी है 300, 2 गुणा 300 करेंगे तो वो 2 गुणा
300 हो गया, यानी 600 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको l प्लस बी का होल स्क्वायर कितना निकल के आया, तो l प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो है दोस्तों 25 प्लस 2 गुणा 600 यानी 625 हो जाएगा। आपको l प्लस बी निकालना है तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 625 है, इसका वर्गमूल 25 हो जाता है, तो l प्लस बी कितना आ गया 25 हो गया। अब इसके स्थान पर 25 हो गया और परिमाप यानी 2 गुणा इसको करना है तो 2 गुणा 25 बराबर 50 हो जाएगा। अगले सवाल कर मूव करते हैं। एक टेनिस खिलाड़ी ने अपने कैरियर में 5 मैच जीते हैं, 12 मैच हारे हैं और उनके 3 मैच ड्रॉ हुए। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल कितने मैच खेले होंगे, 5 जीते 12 हारे, 12 और 5 और प्लस 3 आपको ऐड करना है तो ये कितना हो जाएगा 5 3 8 प्लस 12 20 हो जाएगा। टोटल यदि 20 मैच हुए हैं उनमें से आपको भिन्न निकालनी है अपने कैरियर में हारने वाले मैचों की संख्या। बीच में से हारे कितने हैं 12, तो 20/12 है, 4 का भाग देंगे तो 3/5 इसका भिन्न आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, एक दुकानदार को एक वस्तु है, इसको थोड़ा जूम करते हैं। एक दुकानदार को एक वस्तु 360 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। ठीक है, 10% की हानि होती है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो 100 की वस्तु रही होगी और उसको उसने 10% की हानि पर बेचा तो कितने पर, 90 पर बेचा होगा। सवाल बोल रहा है ये 90 पर न बेचकर इन्होंने इसको 360 में बेचा है। 10% की हानि का मतलब मैंने लगाया है 100 की वस्तु रही होगी तो 10% हानि खाकर उन्होंने 90 में बेचा होगा। सवाल बोल रहा है यही 90 वो 360 की इक्वल है, क्योंकि उन्होंने 360 में बेचा है तो 360 की है। इसका मतलब कितना हो गया, एक वैल्यू कितने के इक्वल है, 0 से 0 कैंसिल होगा तो ये 4 बार। जब 1 4 के इक्वल है, पूछा क्या है 1 4 की इक्वल है तो वस्तु कितने की रही होगी, ये 100 है लेकिन यहाँ पर वस्तु 400 की रही होगी। 1 4 की इक्वल है तो 100 गुणा 4 400 की वस्तु रही होगी। सवाल बोल रहा है उसे 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य, अब 400 की वस्तु है 30% का लाभ मिलना है। 30% का मतलब 100 पर 30 रुपए, तो 400 पर कितने होंगे 4 गुणा 30 करेंगे तो ये आपके मिल जाएगा आपको 120 रुपए। अब 120 रुपए का उसको लाभ चाहिए तो वस्तु पर कितने का बेचना चाहिए, 400 की चीज 120 का लाभ पाते हुए वो बेचेगा 520 में, तो 520 इसका नया विक्रय मूल्य हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित ग्राफ वर्ष 1980 और 85 के दौरान एक उत्पाद के उत्पादन को दर्शाता है। ग्राफ के अकॉर्डिंग दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। किस वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन टन भार में सर्वाधिक विशुद्ध वृद्धि हुई, तो सबसे अधिक वृद्धि को कौन सा इंगित कर रहा है, ये वाला आप देख रहे हो बार, ये इतना है, उसके बाद ये इतना बड़ा, फिर इतना छोटा, तो इसमें सबसे बड़ा वृद्धि का जो कौन सा इंगित हो रहा है, इनके मध्य का गैप, किसके मध्य का, कौन सी बार के मध्य का गैप है वो सबसे ज्यादा है, तो आप कहेंगे ये वाला गैप है, यानी जो 1981-82 है, इसके बाद 1900 कितना है 82-83 है, कुछ दे रखा है, तो 82-83 यहाँ पर ज्यादा वृद्धि हुई है इस वर्ष में। इसके सापेक्ष पूछा है कि पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन भार में सर्वाधिक वृद्धि किस वर्ष में हुई है, तो ये वाला जो वर्ष देख पा रहे हो इसमें वृद्धि है जो 82-83 का है। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 2 नंबर वाला। अगला सवाल देखते हैं जो मैथ का पूछा गया आपको। तो सवाल में पूछा गया है साइन 27 डिग्री कॉस 63 डिग्री और फिर सेक 27 कोसेक 63 टेन 45 सभी को पता है 1 होता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। नीचे यहाँ पर देख रहे हो कॉस 27 है तो कहीं ना कहीं ऊपर आपको 27 डिग्री का एंगल लेकर आना है, यानी आपको गायब करना है कॉस 63 है। अब मैं साइन 27 को साइन 27 रहने देता हूँ, ठीक है। अब कॉस 63 को कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो 63 प्लस 27 कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 90 होते हैं, तो 90 डिग्री का झोल यहाँ पर दिख रहा है आपको। तो अब साइन 27 को मैंने साइन 27 लिखा क्योंकि नीचे कॉस 27 है तो इसलिए मैं एंगल है वो 27 ही रखना चाहता हूँ। कॉस 63 को मैं लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस 27, 90 माइनस 27 कितने 63 होते हैं, तो कॉस 90 माइनस 27 है। अब आपको पता होना चाहिए कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस आप थीटा करेंगे तो आपको मिलने वाला है साइन थीटा। अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा ये हो गया 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है 27 है तो ऊपर था आपके साइन 27 और कॉस 90 माइनस 27 यानी यहां पर भी हो जाएगा साइन 27, तो साइन स्क्वायर 27 लिख सकता हूं इसके स्थान पर, तो ये मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर 27 हो गया। नीचे क्या है कॉस स्क्वायर 27 है, माइनस में क्या है, माइनस में सेक 27 कोसेक 27, यहां पर भी मैं 27 का एंगल रखता हूं तो सेक को मैं सेक की तरह ही रखूंगा सेक 27। कोसेक 27 को मैं लिख सकता हूं, सॉरी कोसेक 63 को लिख सकता हूं कोसेक 90 माइनस 27। जब कोसेक 90 माइनस 27 होगा वो किसके इक्वल होगा सेक थीटा के, तो सेक 27 यहां पर भी हो जाएगा तो सेक 27 और सेक 27 स्क्वायर हो जाएगा बट्टा में टेन स्क्वायर 45। अब टेन 45 की वैल्यू आपको पता 1 होती है, अब 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है तो बट्टा में 1 ही हो जाएगा। अब यहां पर देख पा रहे हो साइन स्क्वायर 27 बट्टा कॉस स्क्वायर
27 है। बात हो रही है यहाँ पर आपके tan 27 की। साइन थीटा बटा कॉस थीटा tan थीटा होता तो tan स्क्वायर 27 हो गया। माइनस में है sec स्क्वायर 27, ठीक है, sec स्क्वायर 27, ये माइनस sec स्क्वायर 27। यहाँ पर आप एक फॉर्मूला देख पा रहे हो, tan स्क्वायर 27 माइनस sec स्क्वायर 27। आपको पता होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ माइनस करेंगे तो उस केस में आपको sec स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, तो ये -1 के इक्वल हो जाएगा, तो आपको आंसर मिलने वाला -1। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक बेलनाकार टैंक की क्षमता है वो 6160 मीटर क्यूब है, और यदि टैंक के आधार का व्यास है वो 28 मीटर है, तो टैंक की गहराई आपको ज्ञात करनी है, यानी जो हाइट रहती है टैंक की गहराई मीटर में आपको ज्ञात करनी है। मीटर क्यूब दे रखा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए टैंक की क्षमता दे रखी है, बेलनाकार टैंक है, क्षमता का मतलब उसका आयतन, टैंक का आयतन जो बेलनाकार है, बेलन का आयतन का फॉर्मूला है πr²h। अब इसमें आपको व्यास दे रखा है, आधार का व्यास यानी त्रिज्या, यहाँ पर ऑटोमेटिकली आप कह सकते हो व्यास का आधा तो 14 हो जाएगी। जब त्रिज्या पता है, पाई का मान आपको पता 22/7 है, तो हाइट क्यों नहीं ज्ञात कर सकते हैं। इसका पूरा मान दे रखा है 6160, ये पूरा आयतन का फॉर्मूला, ये आयतन 6160 दे रखा है। अब पाई होता है आपके 22/7 गुणा r स्क्वायर, यानी r 28 में है, r व्यास है 28, तो व्यास का आधा त्रिज्या आप कहेंगे 14 है, तो 14 गुणा 14 इसको मल्टीप्लाइन में h बराबर 6160। ज्ञात क्या करना है, h तो ज्ञात करना है हाइट, तो हाइट बराबर 6160 गुणा 7 बट्टा में आपके 14 मल्टीप्लाई 14, तो यहाँ पर और भी है ना 22, तो ये 22 हो जाएगा। अब इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, 7 का 14 में 2 बार चला जाएगा, और 2 को आप 6160 में भाग दीजिएगा, तो 6160, 6000 का आधा कितना होता है, तो आप कहेंगे 3000 होता है, और 160 का आधा 80, 8 दूनी 16 है तो 80 है, तो 3080 हो जाएगा इसका आधा, ठीक है। और यहाँ से 2 से ये पूरा कट हो गया है। इसी प्रकार आप अन्य भी कट कर सकते हो, या फिर 3080 में डायरेक्टली आप 22 का भाग देंगे तो कुछ 140 आ जाएगा, ठीक है। अब 140 बट्टा में क्या है 14 है, तो ये 10 बार चला जाएगा भाग, तो यहाँ से हाइट कितनी आ गई, आप कहेंगे 10 मीटर हाइट आ गई। अब देखिए इस वाले सवाल का क्या ही करा है, आप खुद कर सकते हो। जो नंबर यहाँ पर चेंज करना है आपको, चुने प्लस माइनस वाला, और फिर बोर्ड मास का नियम अप्लाई करना है, तो ये इजी रहेगा आपके लिए। 11/5 माइनस, ये भी आप भिन्न कर सकते हो, ऑफ का मतलब इसको गुणा करते हुए आपको सॉल्व करना है, और ये इजीली आप कर सकते हो। बोर्ड मास का नियम सेम यहाँ पर अप्लाई करना है, तो ये खुद कर दीजिएगा। अब देखिए ये जो एक सवाल है 3 cos थीटा बराबर √3 है, तो cosec थीटा tan थीटा की वैल्यू क्या मिलने वाली है। देखिए आपको cos थीटा यहाँ पर कितना दे रखा है, cos थीटा बराबर √3/3, ठीक है। 3 cos थीटा √3 है, तो cos थीटा बराबर √3/3 दे रखा है। cosec थीटा tan थीटा, अब देखिए tan थीटा क्या होता है आपको पता है, sin थीटा बट्टा cos थीटा होता है। cosec थीटा क्या होता है, 1/cosec साइन का उल्टा होता है 1/sin थीटा। sin थीटा से sin थीटा गया, तो एक्चुअल में आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, 1/cos थीटा की निकालनी है। 1/cos थीटा की वैल्यू निकालनी है आपको। cos थीटा दे रखा है √3/3, तो 1/cos थीटा इसका उल्टा कर दीजिएगा, यानी 3/√3 आंसर आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो आप हर का परिमीकरण कीजिएगा, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 3√3/3 हो जाएगा, क्योंकि √3 गुणा होने पर क्या 3 है, 3 से 3 कैंसिल, √3 आपका आंसर मिलने वाला, ऑप्शन 2 करेक्ट है। अगला सवाल देखिएगा, एक संख्या जब 22/1/2% घटती है तो 217 हो जाती संख्या ज्ञात कीजिएगा। सबसे पहले आपको देखना 22/1/2 ये कितने परसेंटेज के इक्वल है। यदि आपको नहीं पता है तो इस प्रकार निकालेगा कि 22.5 दे रखा है। 22.5 का मतलब यहाँ पर हो रही है 45/2 की बात। 45/2% परसेंटेज हटाना 100 का भाग देंगे तो भाग 100 आ जाएगा, यहाँ पर 42 नहीं 45। अब 45/2 गुणा 100, इसमें यदि आप 5 का भाग देते हो तो कितना हो जाएगा 9 बार, और इसमें आपके 20 बार, या फिर कह सकते हो 9/40। अब ये 22.5% है 9/40 के इक्वल। तो आपको पूछा है घटती है, यहाँ पर क्या सवाल एक्चुअल में क्या है, एक संख्या जब 22.5% घटती है, अब वो संख्या रही होगी 40। अब 40 का 22.5% यानी 9 हो जाएगा। जब संख्या 9 घटती है, यानी 40 में से वो 9 घटती है, तो 40 में से 9 गए, पीछे कितने रहे, आप कहेंगे 31 रहे। तो जब वो 9 घटती है, यानी जो भी संख्या यहाँ पर जो भिन्न निकली, इसका मतलब ही क्या हो जाता है, भिन्न का मतलब वो संख्या मूल संख्या 40 रही होगी, और उसका यदि वो 22.5% घटी, यानी 9 पर घटी है, 40 का 22.5% 9 है, तो 40 में से 9 घटे तो वो 31 रही होगी। सवाल बोल रहा तो वो 217 है। जब 31 217 के इक्वल है, तो 217 में आप 31 का भाग देंगे तो 7 आ जाएगा। तो 1 की वैल्यू 7 के इक्वल है। पूछा क्या, संख्या क्या है, संख्या आप कहेंगे 40 थी, लेकिन जब 1 7 के इक्वल है तो 40 किसके इक्वल होंगे, तो 280 के इक्वल है, तो वो संख्या रही होगी 280।
अगला सवाल देखिएगा, 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त में, तो ये अपन एक सर्कल बना देते हैं जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पर दो जीवाएं हैं एक्स वाई और पी क्यू, जिसकी लंबाई आपको दे रखी है 12 और 16 सेंटीमीटर लंबाई वाली। ये दो जीवाएं जो समानांतर है आपस में, दोनों जीवाएं केंद्र के विपरीत दिशा में। मान लेते हैं केंद्र है तो एक जीवा यहाँ पर होगी जिसकी लंबाई है एक्स वाई, तो एक्स वाई आपको दे रखा है कि ये 12 सेंटीमीटर है, ठीक है 12 सेंटीमीटर। अब दोनों केंद्र के विपरीत दिशा में, तो ये यहाँ पर रही होगी जो 16 सेंटीमीटर वाली है, ये 16 सेंटीमीटर है जो कि पी क्यू वाली है, ठीक है पी क्यू है वो 16 सेंटीमीटर है। अब आगे दे रखा है दोनों जीवा केंद्र के विपरीत दिशा में, जीवाओं के बीच की दूरी, ये आपको लेंथ ज्ञात करनी, इसके मध्य की डिस्टेंस। मैंने आपको बताया इससे पहले, जब केंद्र से जीवा पर लंब डालते हैं उस केस में वो जीवा को दो समान भागों में विभाजित करता है। सेकंड केस में यहाँ पर 10 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या दे रखी है, तो ये जो त्रिज्या रहेगी केंद्र से जीवा को मिलाने वाली रेखा, ये आपको 10 दे रखा है, इस साइड भी ये 10 हो जाएगी। और जब मैंने केंद्र से जीवा पर लंब डाला तो वो जीवा को दो समान भागों में विभाजित करती है, तो ये जो 16 रही होगी तो ये 8 हो गई, ये भी 8 हो गई, ये 6 है तो ये भी 6 हो गई। अब आपको क्या देख रहा है, पाइथागोरस थ्योरम देख रही है ना, 90 डिग्री एंगल है, 10 ये है 6 ये है, एक तो ये ज्ञात करना, सेकंड ये ज्ञात करना, दोनों का योग करेंगे तो ये इनके मध्य की दूरी आ जाएगी। जब आपको ये ज्ञात करना है लंब का स्क्वायर, तो आप क्या करते हो, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर करते हो। तो यहाँ पर कर्ण क्या है 10 है, 10 का स्क्वायर कितना 100, माइनस 1 में आपका आधार स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 100 माइनस 64 यानी 36 हो रहा, 36 का वर्गमूल 6 है। सेकंड केस में आपको 100 माइनस 36 करना है, तो 100 माइनस 36 का वर्गमूल, क्योंकि ये 10 है 6 है तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 6 का स्क्वायर 36, तो ये आपकी 64 होने वाला है। फिर 64 का वर्गमूल आपके 8 हो जाएगा, तो एक आपके 8 आ गए, ये एक आ गई 6, 8 और 6 आप कहेंगे 14 होते हैं, तो आंसर यहाँ पर 14 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 144, 108 और 72 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 3 बचता है। मैं सबसे पहले शेषफल 3 को भूल जाता हूं, मैं एक ऐसी संख्या सोचता हूं जो कि 144, 108 और 72 में 72 से वो संख्या यदि विभाजित हो तो शेषफल कुछ नहीं रहे, तो आप कहेंगे ऐसा तो कुछ आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। इन तीनों के यदि मेरे को कुछ एलसीएम मिल जाए, उस केस में एलसीएम क्या होता है, एलसीएम में इन तीनों संख्याओं का भाग जाएगा और जो पूरा भाग जाता है उस केस में शेषफल 0 रहता। आपको शेषफल 3 चाहिए, तो जो एलसीएम मिलेगा उसमें आप 3 ऐड कर दीजिएगा, 3 ज्यादा रहेगा तो वो अपने आप में रिमाइंडर बच जाएगा। तो सबसे पहले तो एलसीएम निकालना, फिर 3 ऐड करते हुए आपका आंसर निकालना है, ठीक है। तो 144 8 और 108 72 का एलसीएम आप कहेंगे डायरेक्टली तो नहीं निकालेगा, तो आप डायरेक्टली 108 और 72, यहां पर आप एक सिमिलरिटी देख रहे हो कि तीनों में भाग किसका जा रहा है, आप कहेंगे 12 का तो जा ही रहा है, तो 144 में 12 का भाग 12 बार, 108 में 12 का भाग 9 बार चला जाएगा और 72 में 6 बार चला जाएगा। अब इसमें आप 3 का भाग दे पा रहे हो, तो 3 का भाग जाएगा 4 बार, 9 बार, या फिर 3 का 9 बार नहीं 3 बार, ठीक है, और यहाँ पर 2 बार चला जाएगा। अब इसमें आप 2 का दे दीजिएगा फिर, ठीक है, तो ये 2 बार, 3 बार, 1 बार। अब सभी को मल्टीप्लाई करना है, 12 और मैं 6 का करते 3 दूनी 6, 6 और 12 का फिर आपकी हो जाएगा 72। 72 गुणा आपको 2 गुणा 3 गुणा 1 करना है, 72 गुणा 6 करना है, तो 72 गुणा 6 दूनी 12 और ये आपके 43, तो 432 आपके आगे संख्या। अब 432 क्या इनका एलसीएम यानी 432 का भाग देंगे, उस केस में तो शेषफल नहीं रहेगा। शेषफल आपको 3 चाहिए, तो 432 में आपको 3 ऐड करना ही होगा। 432 प्लस 3 यानी 435 वो संख्या रही होगी। ऑप्शन में 432 भी है, तो डायरेक्टली आप ऐसे टिक मत कर देना, जैसे एलसीएम निकल जाए 432। भाई बहुत से कैंडिडेट है, मैंने भी काफी बार एग्जाम में इस प्रकार गलती की हुई है प्रीवियस, तो इस प्रकार थोड़ा आपको ध्यान रखना है। 432 तो शेषफल 0 रहेगा, उसमें भाग देंगे क्योंकि ये एलसीएम है, और इसमें 3 ऐड करेंगे, 435 के केस में शेषफल 3 रहेगा। अगला सवाल मैथ का देखते हैं। सवाल है 4 साइन स्क्वायर 30 प्लस 3 कॉट स्क्वायर 60 माइनस 2 टेन स्क्वायर 45 का मान। यहाँ पर आप देख रहे हो टेन 45 तो मेरे को पता है कि 1 होता है। साइन 30 का मान कितना होता है, आप कहेंगे साइन 30 का मान होता है 1/, ये सभी पूरा आपको दे रखा है मान जिसका आपको पता है। ये पूरी आपको टेबल एक तरीके से रटनी ही चाहिए, याद होनी चाहिए। यदि आपकी ज्यादा प्रैक्टिस होगी तो डायरेक्टली याद करने की जरूरत नहीं, आपके ऑटोमेटिक दिमाग में आ रहा होगा। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 का स्क्वायर है और फिर आपको 4 गुणा में है प्लस। अब कॉट 60 में क्या है टेन 30 का कॉट 60 इक्वल रहते हैं टेन 30 यानी 1/√3 है, 3 गुणा 1/√3 का स्क्वायर माइनस 2 टेन 45 है, उसकी वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर भी 1 है तो -2। यहाँ पर आपके हो जाएगा 4 गुणा 1/4 प्लस 3 गुणा 1/3 √3 है, स्क्वायर करेगा 3 हो जाएगा -2। अब ये हो जाएगा 1 + 1 - 2 यानी 2 - 2 0, आंसर ऑप्शन 4।
सवाल है 50 छात्रों की कक्षा में आर्यन शीर्ष से 17वें स्थान पर है, टॉप से आर्यन है वो 17वें स्थान पर है, ठीक है। और निचले छोर से वो है दोस्तों कौन से स्थान पर, तो निचले छोर से उसका स्थान क्या होगा, टोटल 50 छात्र है, ठीक है, 50 ये पर टोटल छात्र हो जाते हैं। और आर्यन है वो शीर्ष से 17वें स्थान से, टॉप से आर्यन है वो 17वें स्थान पर है। तो निचले सोर्स से आप क्या करेंगे, 50 माइनस 17 करेंगे, तो 50 माइनस 17 करने पर आपका आंसर आएगा यहाँ पर वो 33 आएगा। क्या आर्यन 33वें स्थान पर, नहीं, यहाँ पर 17 था, टोटल 50 था, 50 माइनस 17 के 33 यहाँ पर आएगा। आर्यन से एक नीचे, आर्यन क्या है, इससे एक ऊपर है, प्लस एक यानी 34वें स्थान पर है। जब भी इस टाइप से, क्योंकि एक तो कॉमन रहेगा ना, डायरेक्टली आप माइनस नहीं कर सकते हो, माइनस करेंगे तो एक नीचे ही मिलने वाला है, यहाँ पर 17 मिलेगा, क्योंकि भाई जब मैंने टोटल 50 थे, इनमें से ऊपर से ये 17वें स्थान पर थे, तो निचले पायदान से कितने स्थान पर होंगे, तो आप कहेंगे 50 माइनस 17 करेंगे, तो 50 माइनस 17 करने पर तो वो 33 आता है। तो यहाँ पर ये 17वें स्थान पर, ये 33वें स्थान पर कोई लड़का रहा होगा, और 17 और 33 पूरे 50 हो रहे। लेकिन यहाँ पर भी जो कॉमन है ना आर्यन, तो नीचे से भी जो ऊपर और नीचे एक स्थान पर आर्यन रहेगा, तो यहाँ पर एक ऊपर और है, तो ये आप 34वें स्थान पर। जब भी इस टाइप से है, आपको क्या करना, टोटल में से जो आपको दे रखा है उसको घटाकर एक ऐड करना, 50 माइनस 17 प्लस 1, ये फॉर्मूला आपको पता होगा। तो ये टोटल आप कहेंगे 50 माइनस 16 की बात हो रही, तो 34वां स्थान। अगला मैथ का सवाल देखते हैं, ये तो आपके रीजनिंग का होगा। इसमें क्या है, 8 प्लस 5 13 40 70, तो 4 प्लस 6 है। हाँ, ये रीजनिंग का है। इसमें ये कर रहा है कि 8 और 5 कितने, 13 होता है, फिर 8 और 5 का गुणनफल कितना होता है, 40 होता है, 4 और 6 10 है, और फिर 4 और 6 का 24 है, 10 24 हो जाएगा। ये रीजनिंग का आप कर सकते हो, ईजी रहेगा। ये भी आपके रीजनिंग का। तो इस टाइप से मैथ के टोटल सवाल यहाँ पर 30 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैंने यहाँ पर एग्जैक्ट आपको सॉल्यूशन बता दिए इन सभी 30 सवाल का क्या हल हुआ है। यदि आपको कोई भी सवाल समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी यदि आप कोई भी प्रीवियस एग्जाम में जीके के सवाल की एक्स्ट्रा फैक्ट वाली पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हो तो toptrainingGK.in विजिट कर सकते हो, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मॉक टेस्ट के लिए यदि आप टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन से कोई भी मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो, जिसमें आपको सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में मिल जाएंगे, और TTGK कूपन कोड से आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं मिलता हूं पार्ट 5 के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।